हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के इस जीके क्लास में हमारा पॉलिटिकल का टॉपिक है कौन सा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पहले कभी इसके बारे में सुना है आप में से किसी ने? कुछ थोड़ा बहुत पता हो कि इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स होते हैं, क्या इसमें है? ऐसा कुछ नहीं पता? चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा है 1945। तो 1945 को बहुत अच्छे से माइंड में डाल लेना कि जो स्टार्टिंग हो रही है इस टॉपिक की वो 1945 से हो रही है। 1945 में एक सजेशन आता है किसी कमेटी के द्वारा। तो लिखा है इन 1945 द सेप्रो कमेटी सजेस्टेड दैट देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी हैं, ये हमें पता है। सिटीजनशिप राइट्स के बारे में थोड़ा आपको पता होगा, नॉलेज होगी क्या होती है। और यहाँ पे उसी तरीके से दो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के लिए यहाँ पे मांग करी जाती है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल राइट्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट लिखा है जस्टिसिएबल राइट एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। ये दो तरीके की राइट्स को यहाँ पर बोला गया कि दो राइट्स होनी चाहिए। अब इन राइट्स में क्या लिखा है? दीज आर राइट्स दैट पीपल कैन गो टू कोर्ट फॉर। मतलब ये ऐसी राइट्स हैं जिन राइट्स में जो पीपल है, जो जनता है, वो कोर्ट में जा सकती है। These became the fundamental rights in our constitution। और यही वाली जो राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बन जाती हैं जब जनता अपनी बात को लेकर कोर्ट में जा सकती है। फिर आती है नॉन जस्टिसेबल राइट्स। दीज आर द राइट्स दैट पीपल कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर इफ दे आर नॉट फॉलोड। कि ऐसी राइट्स हैं जिसमें जो जनता है, जो पीपल है, वो कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकती। These became the directive principle of state policy DPSP in our constitution। तो यही वाली जो राइट्स हैं ये बन जाती हैं कौन सी? डीपीएसपी राइट्स। तो ये ध्यान रखना कि जिस राइट को लेके जो जनता है वो कोर्ट जा सकती है वो हो जाती है हमारी फंडामेंटल राइट्स, और जिन पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्टली वो वाली राइट्स बन जाती हैं डीपीएसपी राइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखा है व्हाट आर डीपीएसपीज। अब ये वाली जो राइट्स हैं, जो ये मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये होता क्या है एक्चुअल में? DPSP आर इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इम्पॉर्टेंट रूल्स है, इम्पॉर्टेंट लॉज है। व्हेन इट मेक्स लॉज एंड पॉलिसी, जब लॉज और पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो उसको बनाने के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो आती हैं किसके द्वारा? DPSPs के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, डेफिनेशन है। DPSPs आर इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है। कब के लिए गाइडलाइंस है? जब इम्पोर्टेंट लॉज या फिर रूल्स क्या हुए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कोर्ट्स कैन नॉट फोर्स द गवर्नमेंट टू फॉलो देम। अब जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकता कि आपको फॉलो करना है। एंड यू कैन नॉट गो टू कोर्ट इफ दे आर नॉट फॉलोड, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एम टू मेक इंडिया सोशली एंड इकोनॉमिकली फेयर। यहाँ पे कह रहे हैं ये इंडिया को, जो ये डीपीएसपीज वाली राइट्स हैं, ये इंडिया को सोशली और इकोनॉमिकली क्या बना रही है? फेयर बना रही है। बिल्कुल साफ साफ रखने के लिए हर चीज़ को इकोनॉमी और सोशली क्या बना रही है? फेयर बना रही है। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डीपीएसपी, ये तो आपने समझ लिया। इसकी डेफिनेशन क्या है? इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट व्हेन इट मेक्स लॉज एंड पॉलिसीज, ये ध्यान रखना। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डीपीएसपी, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि 1935 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे वर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन बहुत बार आए पहले, तो ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1935 में इसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से डीपीएसपी को बोला गया। दे हेल्प इन क्रिएटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दो नॉट लीगली एनफोर्सेबल, दे शो द गोल एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या शो कर रही है? ये गोल्स शो कर रही है और गवर्नमेंट की ड्यूटीज को शो कर रही है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज बता रही है। अब यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ डीपीएसपीज। अब कितने तरीके की टाइप्स ये होते हैं और कौन कौन से इनके टाइप्स हैं, ये आपको यहाँ पे रिटन में गिवन है, इसको ध्यान से पढ़ना। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑफिशियली डिवाइड देम बट वी जनरली क्लासिफाइज दीज डीपीएसपीज इनटू 3 ग्रुप्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो डिवाइड नहीं करता, बट हमने उनको डिवाइड किया हुआ है 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप में? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, देन गांधीयन प्रिंसिपल्स में, एंड देन लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर ये 3 में डिवाइडेड है, 3 ग्रुप्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज।
अब जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है ये किस पर फोकस करता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी पर, पीपल के वेलफेयर पर, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ का, पैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सब में, तो ये आ जाता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। गांधीयन प्रिंसिपल है वो बेस्ड है गांधीज आइडिया, गांधी जी के आइडियाज पर बेस्ड है, नेम से आप याद रख सकते हो, लाइक विलेज डेवलपमेंट, हेल्पिंग द पुअर एंड एनकरेजिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो है वो बेस्ड है अबाउट फ्रीडम, एजुकेशन, इंटरनेशनल पीस एंड लीगल राइट्स के ऊपर ये बेस्ड है तीनों ग्रुप्स। तो एकदम सीधा सीधा क्लियर लैंग्वेज में लिखा है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक इक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल। देन गांधीयन प्रिंसिपल है जो गांधी जी के आइडियाज पर बेस्ड है, विलेजेस वगैरह की डेवलपमेंट करना। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो बेस्ड है फ्रीडम, एजुकेशन और इंटरनेशनल पीस एंड लीगल राइट्स पर। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं यही यहाँ पर थोड़े से में डिटेल्स में गिवन है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स भी आते हैं, तो उन आर्टिकल्स को आपको लर्न करना होगा, कौन सा आर्टिकल है, क्या है, ये ध्यान रखना। Socialistic principle, these principles are based on the idea of socialism where the goal is to make sure everyone gets equal social and economic justice। तो वही लाइन यहाँ पे भी गिवन है कि क्या है, सोशलिज्म के आइडिया पर बेस्ड है, जहाँ पर ये गोल होता है कि सबको इक्वल सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस मिले। They help the government become a welfare state, which means a state that take care of all people, especially the poor and needy। जो poor और needy है उनको क्या हो, उनको अच्छे से सब कुछ मिले। These principle guides the government through the following articles। अब ये वाले जो प्रिंसिपल है ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं इन आर्टिकल्स के अंडर। कौन कौन से आर्टिकल्स, सबसे पहले 38 आर्टिकल है, गिव जस्टिस टू ऑल सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो ये ध्यान रखना, 38 आर्टिकल गिव जस्टिस टू ऑल, इसका ये ध्यान रखना, इतना पोर्शन है। देन 38 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, रिड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, गिव इक्वल चांसेस एंड फैसिलिटीज। तो सबको इक्वल रखने के लिए कौन सा है, 38 का ही सेकेंड वाला इसमें पार्ट है। 39 मेक पॉलिसीज सो पीपल गेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड नो वन इज लेफ्ट आउट। सबके लिए पॉलिसीज बने और सबको रहने का इक्वल चांस मिले सोसाइटी में, कोई लेफ्ट आउट या अकेला फील ना करे। 39A गिव फ्री लीगल हेल्प टू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट। गिव फ्री लीगल हेल्प टू पीपल, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हेल्प प्रोवाइड करना, ये आता है 39A के अंदर। Then 41 people should have the right to work and the government should help the poor and old। ठीक है, right to work के लिए ये वाला होता है। Then 42 give safe and respectful working conditions and help the pregnant women। 43 make sure workers get fair wages and good life, ये वाला आर्टिकल इसके अंदर है, ये ध्यान रखना। 47 improvement of health, nutrition and living conditions for all। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में है, आपको पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल में क्या चीज़ गिवन है। तो ये वाले जो सारे आर्टिकल्स हैं ये आते हैं किसके अंडर, जो आपने फर्स्ट वाला पढ़ा आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ टाइप 1 ऑफ DPSP के अंडर, ये वाले आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को आप लर्न कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा आर्टिकल है और ये क्या कहता है और ये कौन से टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका फर्स्ट वाला प्रिंसिपल कवर। देन आते हैं हम गांधीयन प्रिंसिपल पर। यहाँ पर भी कुछ आर्टिकल्स अगेन आपके पास है, इसको भी ध्यान रखना। Gandhian principle to respect Mahatma Gandhi's ideas, some of his thoughts were added to the directive principle of state policies। कि उनको थोड़ा रिस्पेक्ट के लिए कुछ थॉट्स उनके भी हमने ऐड किए। These principles guide the government to take care of poor villages and weaker sections of the society। These are explained below। Article 40 set up villages panchayat for local self ruler। 43 give free wages and good life to worker, ये ध्यान रखना। 43 43rd का B है support cooperative societies like groups working together for common benefit। 46 protect SCs and STs and other weaker group for unfair treatment। unfair treatment के लिए जो SC और ST कास्ट हैं उन वाले ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना। 47 and 48 improve health, food and living conditions। then 48 में आ जाएगा use scientific farming methods and take care of animals। तो ये जो पूरा थोड़ा आपको थोड़ा ऐसा सोशल सा लगेगा, ये किसके अंदर आता है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। बट ये जो आर्टिकल्स के नंबर हैं ये आपको लर्न इसमें करने ही होंगे, अगर आर्टिकल्स के नंबर आप नहीं लर्न करोगे तो फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद आते हैं थर्ड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर। दीज प्रिंसिपल फोकस ऑन फ्रीडम, साइंस, एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर ये फोकस करते हैं। फ्रीडम, साइंस, इंटेलेक्चुअल पीस एंड इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं। दे प्रमोट थिंकिंग, फेयरनेस एंड वर्ल्ड पीस। दीज आर एक्सप्लेन थ्रू दीज आर्टिकल्स। आर्टिकल कौन कौन से इसके अंडर है ये आपको पता होना चाहिए। 44
वर्क टुवर्ड्स वन सिविल लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके अंदर आता है। 45 लेट पीपल लिव एंड मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री। उसके बाद यहाँ पर 48 है प्रोटेक्ट एनिमल्स के ऊपर होता है ये आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के ऊपर रहेगा। सेम आर्टिकल ऑल्सो इन द गांधीयन प्रिंसिपल में भी है। 48 का ये प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 सेव मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग एंड कल्चरल प्लेसेस। 50 आर्टिकल कीप जजेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 51 सपोर्ट वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप विद अदर कंट्रीज। तो दूसरी कंट्रीज के साथ वर्ल्ड पीस के लिए, दोस्ती बनाए रखने के लिए, शांति रखने के लिए होता है 51st आर्टिकल, जो कि किसके अंदर आते हैं, थर्ड जो टाइप है आपका डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, ये तीनों पता चल गए। इनके जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल्स के नंबर के साथ और जो सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके साथ ये आपको लर्न करना होगा। ठीक है, इसको लर्न करना। अब आते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पर, मतलब इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये आपने समझ लिया किसके लिए होता है, ये आपने देख लिया कितने टाइप्स के अंदर है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हैं जहाँ से गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है लॉज और रूल्स को बनाने के लिए। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जिसका मेन रोल अगेन वही गिवन है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए होता है और गवर्नमेंट को हेल्प करता है लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग के अंदर। Key features of DPSP. According to B.R. Ambedkar, these principles are similar to the instruction once given by the British to govern general and governors during the British rule. These principles help in achieving high ideals written in preamble of the Constitution like justice, liberty, equality and fraternity. ठीक है, अच्छा उन सबके यहाँ पर आपको definitions भी given है, justice, liberty, equality and fraternity. जस्टिस होता है फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, सबके लिए फेयर ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी हो गया फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड लिव देयर लाइफ फ्रीली, ये लिबर्टी में याद रखना। इक्वलिटी, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैज इक्वल राइट, सब इक्वल है लॉ से पहले एंड हैज इक्वल राइट, सबके पास इक्वल राइट है। फ्रेटर्निटी, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग पीपल, सबके बीच में भाईचारे का यहाँ पर रहे। एंड अमेंडमेंट्स टू द डीपीएसपी। उसके बाद ये तो हो गए इसके फीचर्स के, यहाँ पे ये ध्यान रखना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक लाइन है जो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस है जो डीपीएसपी के अंदर आए हैं, ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सिमिलर होते हैं किससे, जो यहाँ पर ये गिवन है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रीएम्बल के अंदर होते हैं उनसे सिमिलर है। ये वाली पूरी लाइन में ये कंक्लूजन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखना, एक छोटा सा नेम इनका आया है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आते हैं, ये आपने की फीचर्स पढ़ लिए। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पर आते हैं। ओवर टाइम some changes amendments have been made to the DPSP to match the new social economic needs of the country. अब एक लॉ बन जाते हैं, एक रूल बन जाते हैं, तो इसके बाद उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, तो उसी के लिए कुछ अमेंडमेंट्स भी यहाँ पर आए गए किसके डीपीएसपी के अंदर। यहाँ पर लिखा है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट टू डीपीएसपी, यहाँ पे ये ध्यान रखना। सबसे पहले है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बिग अपडेट टू डीपीएसपी एडेड 4 न्यू आर्टिकल्स टू द लिस्ट, 4 नए आर्टिकल इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 39 है 43 ए एंड 48 ए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या था। सिक्योर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी इसमें, फ्री लीगल हेल्प फॉर द पुअर था, वर्कर्स शुड टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये याद रखना कि 42 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर कौन से आर्टिकल ऐड हुए और उनका मीनिंग क्या था, ये आपको लर्न करना होगा कि अमेंडमेंट्स के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो चेंज आर्टिकल 31C, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 31C का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, बट इन 4 पर क्वेश्चन आते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है फिर 1978 में, एडेड आर्टिकल 38 टू द स्टेट मस्ट रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस। देन 86th अमेंडमेंट एक्ट है, अगर आप ये भी याद कर लोगे ना इसका तो भी इनफ हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट भी अगर आप लर्न कर लोगे अमेंडमेंट एक्ट और साथ में उनका ईयर। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया, एडेड आर्टिकल 43 भी प्रमोट कर रहा है किसको, प्रमोट एंड सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और जो 7th अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, उसने चेंजेस किए किसके अंदर, आर्टिकल 49 के अंदर। ये किसके लिए है, अबाउट प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स, जो हमने पढ़ी उन सभी को प्रोटेक्ट रखने के लिए होता था ये वाला हमारा अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 49। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर ऐड हुए और क्या क्या है। अब इसके बाद आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट कोर्ट केसेस में।
जो DPSP है इसके अंदर जैसे आपने पहले वाला एक टॉपिक पढ़ा था उसमें भी आपने कुछ अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ा, वही वाले कुछ वैसे ही केसेस यहाँ पर भी हमारे पास देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है चंपाकम ओरिजिनल केस 1951 का है ये। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, फंडामेंटल राइट्स विल विन, कि जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ वही जीतेंगी। अगर कभी कोई लॉज वगैरह एक दूसरे से क्लैश होते हैं तो फंडामेंटल राइट जीतेंगे। आफ्टर दिस केस पार्लियामेंट वॉज अलाउड टू चेंज फंडामेंटल राइट्स टू सपोर्ट DPSP, और उसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस वगैरह हुए ताकि वो जो DPSP के जो राइट्स हैं लॉज हैं उनको सपोर्ट कर सकें। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967। द कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू फॉलो DPSP। वही स्टेटमेंट यहाँ पे वो देते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये चीज़ ये नहीं कर सकता DPSP को सपोर्ट करने के लिए। बट लेटर पार्लियामेंट पास लॉज टू से इट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट टू सपोर्ट DPSP। वही फिर यहाँ पर बाद में एग्री हो जाते हैं, तो एग्री एंड डिसएग्री का यहाँ पे काम चलता रहता है 1967 के अंदर। फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। द 42 अमेंडमेंट एक्ट हैज एक्सपेंडेड आर्टिकल 31C टू गिव मोर पावर टू DPSP। तो जो 42 अमेंडमेंट एक्ट था वो एक्सपेंड हो गया था किसमें, आर्टिकल 31C में, ताकि वो और पावर दे सके इन पॉलिसीज को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस एक्सपेंशन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। द कोर्ट एडेड दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, कि इन दोनों के पास बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई किसी की राइट ज़्यादा ले ले और कोई किसी के पास पावर ज़्यादा आ जाए। एंड दैट बैलेंस इज बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही बैलेंस क्या होगा, एक बेसिक फीचर होगा। Since 1950, many laws and programs have been started to follow these principles. Here are some important ones. अब 1950 में ये वाले जो प्रिंसिपल्स थे इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। कौन कौन से उनके यहाँ पर आपको नेम के बने, जैसे कि इम्पोर्टेंट लॉ एंड स्कीम्स पर आए तो मिनिमम वेजेस एक्ट आया 1948 में। ये बस ये ध्यान रखना कि कौन कौन से एक्ट्स इसके अंदर आए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये नेम से पता चल जाएगा कि इसमें वेजेस के लिए हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, ये ध्यान रखना। देन मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1976। रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की कुछ स्कीम्स भी फिर आई 1950 के बाद जो हेल्प करने लगी सबको। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978। देन जवाहर रोजगार योजना 1989। सवर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना 1997। देन संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना 2001। बस ये इनके नेम्स आप यहाँ से लर्न कर लेना कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स से कौन कौन से ऐसे स्कीम्स थी जो इसके अंदर आती हैं, इनके नेम ध्यान रखना, ठीक है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ के नेम पे गिवन है। इन पॉलिसीज़ को भी और एक्सपेंड करके यहाँ पर नहीं लिखा, बिकॉज इन पॉलिसीज़ को हम अपने जो पॉलिसीज़ वाला टॉपिक है उसके अंदर कवर करेंगे। बट ये वाले टॉपिक, ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, वाले जो एक्ट हैं, ये इसी टॉपिक के हैं, तो ये इतना आप इसमें लर्न कर लेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का, कि ये क्यों होती हैं, किसके लिए बनाई गई हैं, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर ऐड हुए, वो सब आपको इसमें लर्न करना होगा। तो ये वाला टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से जो यहाँ पर सारे क्वेश्चन, जो यहाँ पे सारे नोट्स आपको गिवन हैं, इसी में से क्वेश्चन आए हैं, ये फाइल वहीं से बनी है, ठीक है। तो ये लर्न करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का पार्ट। अब उसके बाद आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये भी इसी का पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें आपको कुछ इतना ज़्यादा लर्न नहीं करना है और बस समझना है। अगर आप समझ लोगे तो अपने माइंड से, जनरल नॉलेज से आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। इसको समझ लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमारे पास लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू रनिंग द गवर्नमेंट स्मूथली, ताकि हम अपनी गवर्नमेंट को स्मूथली क्या कर सके, रन कर सके, उसी के लिए होता है कौन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स मेकिंग एंड अप्लाइंग लॉज एंड सर्विसेज टू हेल्प पीपल, लॉज को बनाना, पॉलिसीज़ को बनाना, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है, उनको क्या कर सके, उनको हेल्प कर सके, ठीक है। ये ध्यान रखना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन गिवन है, इसको आप लर्न करना। अब मेन फंक्शंस गिवन है कि ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, ये काम क्या करता है। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, वेलफेयर एट्सेट्रा। ये सारी क्या है इसके अंदर की सर्विसेज हैं। मेक एंड एनफोर्स द रूल्स फॉर बिजनेस, इकोनॉमी, शॉप्स एट्सेट्रा एंड वर्क्स एट ऑल लेवल, सारे लेवल पर वर्क करता है, जैसे कि लोकल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी ये वर्क करता है, क्योंकि जनता तो हर जगह है,
हर जगह ही इनको काम करना होगा। तो लोकल लेवल पर जैसे कि वाटर हो गया, क्लीनिंग, स्टेट लेवल पर पुलिस, हॉस्पिटल्स, नेशनल लेवल्स पर डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज। तो ये यहाँ पे आप ध्यान कर मतलब ये लर्न कर लेना कि कौन कौन से इसके मेन फंक्शंस होते हैं। फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कहाँ से आया निकल। पहले कुछ ओल्ड सिस्टम था, फिर मॉडर्न सिस्टम आ गया, और अब कुछ फ्यूचर के बारे में भी हमें गिवन है कि फ्यूचर के बारे में और क्या आएगा आगे। तो ओल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक बेस था किस पर, स्ट्रिक्ट रूल्स पर और ऑर्डर्स पर। जैसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह हुआ करते थे, तो पहले उस पर बेस था। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेबर, टेलर एंड फेयर। फोकस ऑन डिसिप्लिन, हायरार्की एंड अथॉरिटी, ये उस पर फोकस करते थे, डिसिप्लिन पर, अथॉरिटीज पर और हायरार्की पर, ठीक है। फिर जो मॉडर्न सिस्टम आया वो फ्लेक्सिबल हो गया और पीपल फ्रेंडली हो गया। जो मॉडर्न सिस्टम्स आए वो फ्लेक्सिबल हो गया। अब आज आपको पता है अगर हमें बाहर जाना होता है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, हम चले जाते हैं। तो वही क्या है, ये यही चीज़ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूजेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मोबाइल ऐप्स, इनको यूज़ करिए टेक्नोलॉजी। इन्वॉल्व सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग में सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। फोकस ऑन परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, देन ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन, बेटर सर्विसेज एक्सपेक्टेड। ये तो हो गए अभी वाले मॉडर्न सिस्टम। अब इसमें लिखा है फ्यूचर ट्रेंड, कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो ये यूज़ होगा किसका, एआई का, बिग डेटा का और ब्लॉकचेन जैसे जो आज की टेक्नोलॉजी वाली जो फील्ड्स आ रही हैं, फ्यूचर में इसका यूज़ होने लगेगा। ऑफिसर्स नीड स्किल्स लाइक डेटा एनालिसिस, नेटवर्किंग एंड डिजिटल लिटरेसी। तो जो हमारा कंप्यूटर का सारा सेक्शन आ गया वो आ जाएगा फ्यूचर ट्रेंड्स के अंदर, किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब आता है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट गवर्नमेंट डूज, जैसे कि मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉज, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, रनिंग सर्विसेज, कनेक्टिंग एंड यूजिंग फंड्स, हायरिंग एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्टाफ, वेलफेयर स्कीम्स, लॉ एंड ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन विद अदर गवर्नमेंट्स, एंड जो इसका गोल है वो है गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन्स के वेलफेयर। गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन्स ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर किसका, सिटीजन्स का। ये हो गए इसका स्कोप, कि इसका स्कोप क्या रहने वाला है, कहाँ तक ये जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प करता है इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम प्रॉपर्ली, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाए, उसमें हेल्प करता है। मेंटेन कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, मैनेज कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की जो मनी है उसको वाइसली मैनेज कर रहा है। देन ट्रेन्स इफेक्टिव staff, then provides essential services and ensure welfare schemes, enforces laws and rules। ये हो गई इसके इम्पोर्टेंस की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंस है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक। इसमें से ऐसा नहीं है कि हमें लर्न करना पड़ेगा कुछ एक्ट है, कोई स्कीम है, ऐसे कोई एक्ट स्कीम इसके अंदर नहीं है। बस आप थोड़ा समझ लेना कि क्या होता है, इसका स्कोप क्या है और इसके एवोल्यूशन, पहले ओल्ड सिस्टम था, फिर मॉडर्न सिस्टम और फिर फ्यूचर ट्रेंड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। ये हो गया आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी कवर। तो आपको डायरेक्टिव DPSP का पार्ट पता चल गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। बट ऐसा मत सोचना कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक है उससे क्वेश्चन नहीं आता, बिकॉज जब आप ऐसा सोचते हो और जब टेस्ट होता है तो क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं और फिर मार्क्स नहीं आते, ठीक है। तो पढ़ना अच्छे से, एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को अच्छे से फिनिश करो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।